कक्षा 12 के बच्चों, आज हम ये कक्षा चैप्टर 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जो अभी तक क्लास में पढ़ाने का मौका नहीं मिला, हम यहाँ तक नहीं पहुँचे। ये समकालीन विश्व राजनीति जो हमारी फर्स्ट बुक है उसका चैप्टर है। इसमें हम यूएनओ के बारे में पढ़ेंगे। ये बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। मैं सोचता हूँ कल परसों जो पेपर है आपका, उसमें भी आपको इससे मदद मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय संगठन किसे कहते हैं? यानी कि जो पूरे विश्व के देशों का संगठन होता है, जो किसी क्षेत्र का ना हो करके और अन्य क्षेत्र भी उसमें जुड़े हों, ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उस संगठन को हम कहते हैं। इसमें हम देखते हैं, ये संबोध मैंने लिखे हैं। उपसंबोध 1, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का परिचय, आवश्यकता क्या है, यानी कि हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों बनाते हैं, ये पहला संबोध यही है। तो इसमें देखो, ये संबोध वगैरह पर तुम ध्यान ना दो, तुम इसका मर्म समझो। पहली बात क्या परिचय दिया कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन किसे कहते हैं। आजकल तुम समाचार देखोगे तो उसमें हम देखते हैं ना कि पुतिन और यूक्रेन के जो जंग चल रही है, रूस और यूक्रेन की, उसमें पुतिन जो है यूएनओ के अंदर ये बात रखे कि कल ही न्यूज में आ रहा था जैसे कि डर्टी बम यूक्रेन यूज कर सकता है, डर्टी बम। तो कहने का मतलब उस टॉपिक पर ना जाते हुए, यूएनओ क्या है? एक विश्व की पंचायत है। जैसे गांव में एक पंचायत हो, तो ऐसे ही विश्व के देशों ने पंचायत बना रखी है। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन का परिचय, ऐसे संगठन या संस्थाएं जिनके सदस्य जो है कार्य क्षेत्र, सदस्य भी और कार्य क्षेत्र भी उनका उपस्थिति व वैश्विक स्तर पर हो, जिनकी मतलब बैठक भी वैश्विक स्तर पर हो, जिनकी यानी कि ऐसे संगठन जिनमें विश्व के सभी क्षेत्रों के सदस्य बैठते हों या शामिल हों, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहते हैं। जैसे प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 18 के बीच, तो उस समय ऐसा सोचकर कि भाई लाखों लोग मारे गए यूरोप में, जब भारत गुलाम था, उस ज़माने की बात है। तो वो प्रथम विश्व युद्ध जब 1914 और 1918 के बीच ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस इत्यादि के बीच हो रहा था, तो उसमें लाखों लोगों के मरने के बाद ये फैसला लिया गया कि ऐसी एक पंचायत बनाएं जो भविष्य में कोई भी झगड़े 2 देशों के हों, जो 4 देशों के आपस में झगड़े जो भी हों, उन्हें हम अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को उस बैठक में बैठ करके सुलझाएं। तो उस पंचायत का नाम रखा गया लीग ऑफ नेशन। देखो मैंने अंडरलाइन कर रखा है यहाँ, लीग ऑफ नेशन। तो लीग ऑफ नेशन का गठन क्यों किया गया, अब आप समझ गए। लीग ऑफ नेशन का गठन किया गया कि दूसरा विश्व युद्ध कभी भविष्य में ना हो, यानी कोई भी झगड़े वार्ता से सुलझा लें उसमें बैठकर। लीग ऑफ नेशन का, लीग मतलब एक संगठन था, नेशन माने राष्ट्र। अब आ जाओ यूएनओ आज। लेकिन वह लीग ऑफ नेशन जो थी, मैं आपको यह बताना भूल गया, एक सेकेंड हम उसी पर रहते हैं। लीग ऑफ नेशन जो थी, वह पंचायत जो बनाई गई, उसने काम तो किया, लेकिन वह भविष्य में दूसरा विश्व युद्ध होने से नहीं रोक सकी। दूसरा विश्व युद्ध फिर हो गया यूरोप में। ये कब हुआ? 1939 से 45 तक। तो इस विश्व युद्ध में और भी भयंकर लोग मारे गए और जान माल का नुकसान हुआ। आपने सुना होगा जापान के 2 शहरों पर अमेरिका ने परमाणु बम गिरा था। वो संसार में पहला परमाणु बम गिरा गया, उसके बाद ना गिरा ना पहले गिरा। 6 अगस्त 1945 को और 9 अगस्त 1945 को, यानी सन 45 में जब लास्ट हुआ युद्ध का, तो उन्हीं परमाणु बम से हुआ। 1939 में शुरू होकर के ये दूसरा विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वार, और 1945 तक चली, और 1945 में इसका खात्मा तब हुआ। आपको पता है, आप 10वीं में पढ़े होंगे कि इस विश्व युद्ध के अंदर एक तरफ मित्र राष्ट्र थे और दूसरी तरफ धुरी राष्ट्र थे। तो धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व कौन कर रहे थे? जर्मन, जापान, इटली। और मित्र राष्ट्रों का अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन इत्यादि, वो ये यूरोप के जो देश थे ये। और भारत उस समय गुलाम था। तो मेरा मतलब कहने का यहाँ ये है कि जब वो दूसरा विश्व युद्ध ख़त्म हुआ 1945 में, तो फिर विश्व के देशों ने, महाशक्तियों ने ये सोचा कि भाई आगे भविष्य में तीसरा विश्व युद्ध तो ना हो, या लीग ऑफ नेशन में जो हमारी पंचायत हमने बनाई थी पहला विश्व युद्ध के बाद, इसमें ऐसी क्या कमियां रही जो हम दूसरा विश्व युद्ध होने से ना रोक सकी। तो इन्होंने फिर एक ऐसा संगठन बनाया जिसका नाम रखा संयुक्त राष्ट्र संघ। इसको हम देखते हैं, अंग्रेजी में कहेंगे संयुक्त को यूनाइटेड नेशन, राष्ट्र और ऑर्गेनाइजेशन, संगठन यानी संघ। तो ये हो गया आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूएनओ, जो वर्तमान में भी है, और इसके वर्तमान में सदस्य 193 हैं।
193 ये हम आगे टॉपिक नोट्स लिखे हैं मैंने, उनमें देखेंगे। तो इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ और इसमें अब आगे पढ़ेंगे हम कि भाई ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसा ये यूएनओ है, इनकी आवश्यकता क्या है। तो जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको कि कोई भी विश्व के झगड़े अक्सर होते रहते हैं, विश्व की आवश्यकताएं भी हैं, विश्व की चुनौतियां भी हैं, जिनसे निपटने के लिए कोई एक देश समर्थ नहीं है। जैसे मान लो कि अभी हम कहें कि प्रकृति चेंज हो रही, क्लाइमेट चेंज हो रही है, ओजोन परत में छेद होने लग रहा है और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो इससे हमारा कोई एक देश का कार्य तो है नहीं कि वो निपट ले, या एक क्षेत्र के देश इसे रोक नहीं सकते। पूरे विश्व के देश ही इसके लिए अगर संकल्प लेकर के कोशिश करेंगे तभी जाकर ऐसे मुद्दे हल होंगे। तो ऐसे बहुत सी चुनौतियां या ऐसे बहुत से हमारे सामने मुद्दे हो सकते हैं विश्व पटल पर, जिनको हमें सुलझाने के लिए हमें कोई अंतर्राष्ट्रीय बैठक करनी पड़ेगी, जिसमें ऐसी पंचायत चाहिएगी जिसमें सारे देश हाजिर हों, वहाँ सबके सामने बातें हों। समझ गए होंगे आप। गांव में ही देखो, कोई दो घरों के झगड़े आपस में बैठ करके यदि पंचायत में सुलझाएंगे तो एक गांव की सभी सदस्यों की पंचायत बनती है कि नहीं। ग्राम पंचायत का गठन हुआ अभी हाल ही में। तो कहने का मतलब है, कहने का तात्पर्य है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता इसीलिए है, अब पढ़ के देखो, दुनिया को युद्ध से बचाने के लिए एक ऐसा प्लेटफार्म अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं जहां विवादों को परस्पर वार्ता से सुलझा सकें। विभिन्न देशों को आपस में संबंध बनाने के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की ज़रूरत है। राष्ट्रों के समक्ष कुछ ऐसे मसले होते हैं जिनका समाधान कोई एक देश अकेले नहीं कर सकता। जैसे मैंने अभी बताया, ग्लोबल वार्मिंग, आतंकवाद, महामारी आदि मसलों को, जैसे कोरोना की महामारी है, तो कोई एक देश थोड़ा ही निपट सकता। अंतर्राष्ट्रीय संगठन WHO वगैरह, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये सब इसके अंग हैं यूएनओ के, हम आगे पढ़ेंगे। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संगठन सदस्यों की सहमति बनाए जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन, और उसके नियम भी सदस्यों की सहमति से बनाए जाते हैं, जिन्हें सभी को फिर मानना पड़ता है। वहाँ परस्पर विवादग्रस्त देशों को शांतिपूर्ण हल ढूंढने का मौका भी मिलता है। जैसे भारत पाकिस्तान का मसला, कश्मीर का इश्यू भी उसी टेबल पर पड़ा हुआ आज तक। तो कहने का अर्थ है कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय विवादों को वार्ता के द्वारा सुलझाने के लिए एक ऐसा प्लेटफार्म चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन ही पूरा करता है। युद्ध के द्वारा कोई विवाद का समाधान अस्थायी नहीं होता। कभी भी हम देखते हैं कि युद्ध के द्वारा कोई शांति जो बनती है युद्ध के बाद, वह परमानेंट नहीं होती, स्थायी नहीं होती। फिर समय आने पर दोबारा युद्ध हो जाते हैं। परमानेंट हल अगर कोई स्थायी शांति का ढूंढना है, किसी समस्या का ढूंढना है, शांति करनी है, तो वो वार्ता के द्वारा संभव है। तो आगे चलते हैं, इस बारे में 2 उदाहरण देख सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं, अपितु नरक से बचाने के लिए हुआ है। ये किसने कहा था? डैग हैमरशोल्ड। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के भूतपूर्व महासचिव थे। यहाँ हम आपको बताएं कि यूएनओ का सबसे बड़ा पदाधिकारी, जैसे किसी देश का सबसे बड़ा अधिकारी भारत जैसे देश का कौन माना जाता है? कार्यपालिका का सबसे बड़ा अधिकारी राष्ट्रपति। तो किसी देश का जैसा हेड होता है, उसी तरह यूएनओ का सबसे बड़ा पदाधिकारी यानी हेड ऑफ द यूएनओ महासचिव पद होता है, और वो डैग हैमरशोल्ड भी उसके महासचिव रहे हैं। तो जब कभी अंतर्राष्ट्रीय बैठक हो रही थी तो वहाँ उन्होंने ये बात कही थी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म मानवता को स्वर्ग पहुँचाने के लिए नहीं, अपितु नरक से बचाने के लिए हुआ है। अब ये आपने एक पेज को समझ लिया होगा। अगला पेज चलते हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा उदाहरण ब्रिटेन के भूतपूर्व, एक उदाहरण तो आपने डैग हैमरशोल्ड यूएनओ के महासचिव का पढ़ा, एक उदाहरण है चर्चिल का। ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। तो वो भारत के बारे में भी उन्होंने कुछ कहा था, कभी क्लास में बताऊंगा। चलो, तो चर्चिल का कथन था कि युद्ध में हथियार लड़ाने से अच्छा है, युद्ध में हथियार लड़ाएंगे तो भाई मानवता का नाश होगा, तो युद्ध में हथियार लड़ाने से अच्छा है कहीं बैठकर जुबान लड़ाई जाए। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी पंचायत में बैठकर जुबान लड़ाई जाए तो अच्छा है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय संगठन वर्तमान विश्व में, जबकि कोई भी देश अकेला नहीं रह सकता, अत्यंत आवश्यक है। आप जानते हो कि आज अंतर्राष्ट्रीय जगत में कोई भी देश अकेला नहीं रह सकता। हमें किसी से तेल खरीदना है और किसी को हमें गेहूँ बेचना है, किसी को गुड़ बेचना है,
तो अपनी चीज़ें बेचनी भी हैं और दूसरे की खरीदनी भी हैं, अपनी आवश्यकताएं पूर्ति के लिए हथियार खरीदने, दवाई खरीदनी और अन्य तत्व खरीदने। आप तो इस प्रकार कोई भी देश संसार में अकेला नहीं रह सकता। जैसे आदमी आदमी पर निर्भर है, उसी तरह से इस पूरी सृष्टि में एक देश दूसरे देश पर निर्भर है। और इस निर्भरता को तभी नियंत्रित और कानून में अगर हम इसके नियम बना दें, जैसे हमने देखा कि विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वो भी आप पढ़ोगे, इसी के पार्ट्स हैं आगे। ये सब अंतर्राष्ट्रीय संगठन ऐसे हैं। चलो अभी आप यूएनओ के बारे में देखो। जैसा कि हम जानते हैं, प्रथम महायुद्ध के विनाश को भविष्य में युद्ध से बचाने के लिए तत्कालीन विश्व के लीग ऑफ नेशन का गठन किया गया था, किंतु वो अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकी और दूसरा विश्व युद्ध हो गया, और मैंने बताया। तो इसी प्रकार से परमाणु बम गिरने के बाद जब 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, तो 24 अक्टूबर 1945 को, देखो परसों मैंने मैसेज भेजा था कल, आज 26 अक्टूबर है, तो 24 तारीख को 1945 में 51 देशों ने बैठ करके, यानी वैसे 50 थे, फिर 51वां भी जुड़ गया, 51 संस्थापक सदस्यों के हस्ताक्षर करके और यूएनओ का गठन हुआ। तो अगर ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जाता है कि यूएनओ की स्थापना के संस्थापक सदस्य कितने थे, तो आप 51 सदस्य टिक कर देना। इसका गठन किया गया, भारत भी इसका संस्थापक सदस्य है। भारत इसमें 30 अक्टूबर को ज्वाइन कर लिया। देखो ये लिखा, भारत 30 अक्टूबर 1945 को इसका सदस्य बन गया। इस प्रकार भारत भी इसका प्रारंभ से ही सदस्य है और वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 193 है, मैंने बताया था ना। तो अब आ जाते हैं यूएनओ के प्रमुख अंग। सबसे पहला अंग है इसका महासभा, जनरल असेंबली, अंग्रेजी में इसे जनरल असेंबली कहते हैं। महासभा का अर्थ है कि इसमें प्रत्येक देश का प्रतिनिधित्व है। 193 देश के सभी देश इसके सदस्य देश हैं। जब कोई भी इसकी विश्व की पंचायत होती है, सितंबर के महीने में होती है, वो मैं बताऊंगा आगे। तो दूसरी है इसका, इसमें प्रत्येक सदस्य 5 सदस्य भेज सकता है, अधिक से अधिक, मगर जब वोट पड़ेंगी तो एक देश को एक ही वोट का अधिकार है, पर वो देश 5 कैंडिडेट भेज सकता है महासभा में। आ जाते हैं, दूसरा अंग है सुरक्षा परिषद। ये इसका कार्यपालिका है। अब अगर हम अपने देश की संसद के हिसाब से देखें, तो जैसे लोकसभा और राज्यसभा है, वो तो हो गई आपकी महासभा, यहाँ महासभा जो है संसद हो गई आप यहाँ। और जैसे हमारी कार्यपालिका है, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल उसका, यानी कि कैबिनेट वगैरह, राज्य मंत्री, उप मंत्री, जितने भी मंत्री हैं प्रधानमंत्री के साथ में, और राष्ट्रपति, ये क्या हो गए, कार्यपालिका। तो इसी तरह से कार्यपालिका ही तो राज करती है, महासभा तो कानून बनाने वाला है, पर मोहर जो मारती है तो समझो राष्ट्रपति की जगह या प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, कानून की जगह जो कार्यपालिका की जगह यहाँ सुरक्षा परिषद है। तो ये बड़ा ही मुख्य अंग है। और सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, 15 सदस्य हैं। तो जो 5 स्थायी सदस्य हैं उनको एक वीटो पावर मिली हुई है, जिसे कहते हैं हम निषेधाधिकार, वीटो पावर। तो ये आप बहुत गहराई से समझना, ये बड़ी साधारण सी बात भी है और विशेष भी है। साधारण तो याद रखने के लिए है, आसानी से हो जाएगी। जैसे मैं बता रहा हूँ कि 5 परमानेंट मेंबर है जो कभी नहीं बदलते। इनमें ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, चीन, रूस, यानी अमेरिका उधर से ही ले लो आप, पश्चिम से ही। अमेरिका इसका वीटो पावर रखने वाला एक सदस्य, ब्रिटेन, फ्रांस, ये तीनों परमाणु बम संपन्न देश हैं। फिर एशिया महाद्वीप और में आते हैं तो रूस है और चीन है। भारत इसका स्थायी सदस्यता की तरफ बहुत कोशिश कर रहा है। हमारे साथ में रूस का सहयोग तो है, और अब इस समय तो चारों ही यूरोपियन देश और अमेरिका भी, यानी कि मिला करके सभी भारत के पक्ष में है, छोड़कर चाइना को। अगर चाइना भी इसमें सपोर्ट कर दे तो भारत की स्थायी सदस्यता इसमें पक्की है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी इस दिशा में कार्यरत हैं, और इस बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि भारत इसकी स्थायी सदस्यता का पात्र किस प्रकार से है, प्रबल प्रतिद्वंदी है अन्य देशों के सामने। तो ये तो सुरक्षा परिषद में सुधार की बात आएगी आगे, उसमें डिस्कस करेंगे। एक है इसका सचिवालय। सचिवालय में मैंने बताया कि महासचिव भी बैठते हैं, जहाँ पर इसमें जो है इसके कार्य होते हैं, यानी फाइल वगैरह के कार्य होते हैं, पर निर्णय जो भी लिए जाते हैं इन्हीं दोनों में होते हैं। इधर है एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। देखो, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में है,
नीदरलैंड की राजधानी हेग में। इस न्यायालय के अंदर भी 15 न्यायाधीश होते हैं और इनका कार्यकाल 9 वर्ष होता है। और इसमें अंतर्राष्ट्रीय जो वे होते हैं झगड़े विभिन्न देशों के, उनकी सुनवाई होती है। आगे चलते हैं, आर्थिक सामाजिक परिषद। इस प्रकार से ये तो सब अन्य मुद्दों को देखने वाले हैं, पर विश्व के महत्वपूर्ण मुद्दे देखने वाले महासभा सुरक्षा परिषद, इसको आप ध्यान रखेंगे। अभी देखो कुछ अन्य अंग भी हैं जो मैंने इस तरह से दिखाए, ये सहायक अंग हैं। जो WTO है, विश्व का व्यापार देखता है, सारे देशों के नियम बना रखे व्यापार के। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यह है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। फिर है IAEA, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इस पर भी ज़रा ध्यान से सुनना। इसकी फुल फॉर्म देखो, I से इंटरनेशनल, A से एटॉमिक, E से एनर्जी, A से एजेंसी। अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो इस प्रकार ये जो संस्था है, इसके जो सदस्य हैं उनका कार्य क्या है, ये विश्व के अंदर परमाणु बम तो नहीं कोई देश बना रहा, यानी कि जो परमाणु ईंधन है उसका 2 तरह से प्रयोग होता है। शांतिपूर्ण कार्यों के लिए भी होता है, यूरेनियम इत्यादि का, यूरेनियम, थोरियम, अन्य जो भी परमाणु बम बनाने का ईंधन है, तो उसका प्रयोग 2 तरह से होता है। शांतिपूर्ण उपयोग में तो वो डॉक्टरी उसमें भी प्रयोग होता है, चिकित्सालयों में लेज़र किरणें बनती हैं उससे, और भी कई कार्यों में जो हम नहीं जानते प्रयोग होता होगा। कहने का तात्पर्य है कि परमाणु ईंधन कोई देश जब खरीदता है किसी देश से जिसके पास है ही नहीं, तो वो उसका प्रयोग करके शांतिपूर्ण उपयोग के लिए लेगा और उसका प्रयोग करके उसका कचरा दिखाएगा IAEA को। ये IAEA ऐसा संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय ईंधन की जांच करता है कि कोई देश उससे परमाणु बम तो नहीं बना रहा। अब मान लो उदाहरण के तौर पर भारत ने अमेरिका से यूरेनियम खरीदा, तो IAEA की निगरानी में खरीदा जाएगा कितना ईंधन खरीद रहा भारत। वो उसका प्रयोग शांतिपूर्ण उपयोग के लिए, बिजली बनाने के लिए या हॉस्पिटल इत्यादि मेडिकल चिकित्सा के लिए कर रहा है तो कितना कर रहा है। अगर उसने उसका प्रयोग परमाणु बम बनाने में किया तो वो वापस ईंधन तो दिखा नहीं सकता, क्योंकि वो तो बम बनाने में रखा गया मटेरियल। परमाणु बम जब प्रयोग होगा वो तो तभी खर्च होगा, नहीं तो रखा गया हो। तो IAEA इस आधार पर जांच लेता है कि इसने जितना लिया था उसके आधार पर कचरा वापस दिया या नहीं। आगे इसलिए इसको ज़रा ध्यान से देख लेना। इसके 2 उद्देश्य हैं, IAEA के क्या कार्य हैं या IAEA के क्या उद्देश्य हैं, तो आप लिख लेना। इसके आगे मैंने इसमें दिया है, उसे पढ़ लेना। यूनेस्को, वैसे इसका उद्देश्य यही है कि विश्व में परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करता है और परमाणु ईंधन को चेक करके किसी दूसरे देशों को परमाणु ऊर्जा सप्लाई करवाता है, परमाणु ईंधन सप्लाई कराता है, और कोई देश परमाणु हथियार ना बना ले इस बात को रोकता है। आगे है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका अर्थ है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की शैक्षिक यानी शिक्षा और एजुकेशन और विज्ञान यानी कि साइंस और कल्चरल यानी सांस्कृतिक चीज़ों को विश्व की देखने वाला, बढ़ाने वाला, उनकी सुरक्षा करने वाला संगठन। जैसे विश्व में कोई बहुत प्राचीन संस्कृति की कोई वस्तु हो, जैसे ताजमहल हमारे देश में और भी कई चीज़ें हैं, तो उन्हें विश्व धरोहर सुनिश्चित करता है यूनेस्को, विश्व धरोहर। तो ऐसी विश्व धरोहर जो किसी भी देश में यूनेस्को द्वारा निर्धारित कर दी जाती है, वो प्राचीन संस्कृति की है उसकी, तो उसकी सुरक्षा करना अंतर्राष्ट्रीय दायित्व बन जाता है। कोई भी देश उसका उल्लंघन नहीं करेगा, ऐसी मान्यता कानून के द्वारा बना रखी है। परंतु इसके पीछे कोई फोर्सफुल कानून नहीं होते। फिर आगे बढ़ते हैं, आ जाता है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी। ये रिफ्यूजी जो होते हैं उनकी जो दूसरे देश में आकर के शरण लेते हैं, रिफ्यूजी उन्हें कहते हैं। तो शरणागत को देखने वाला है ये, जो विभिन्न देशों में शरण मांगने वाले और या मांग रहे हैं ऐसे लोगों के जीवन से जुड़ी समस्याओं को देखने के लिए ये यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ का शरणार्थी आयोग है। और आगे है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन।
ये भी बड़ा ख़ास चीज़ है। कोरोना की महामारी के समय इसने भी अंतर्राष्ट्रीय जगत से अपील करी थी कि भाई क्या क्या गाइडलाइंस का पालन करना है, ये इसके द्वारा भेजी जाती थी। और यही कहता था कि वो इसकी वैक्सीन सबसे पहले बनाने की कोशिश कौन देश कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब विश्व को मतलब चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए, गरीब देशों को चिकित्सा मुहैया कराने के लिए। कहीं पर कोई बहुत गरीब अफ्रीका के ऐसे देश जिनमें जो विकास ही नहीं हो पाया, खाने पीने को भी नहीं, वहाँ चिकित्सा की सुविधा तो कहाँ से आएगी। ऐसे मतलब मानवता के कार्य करने वाला संगठन है। आगे IMF और विश्व बैंक, ये दोनों आर्थिक कार्य देखने वाले, और ये अमेरिका में वाशिंगटन में है। IMF का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। इसका कार्य है कि सदस्य देशों को कम वो ब्याज पर ऋण प्रदान करना और गरीब देशों की मदद करना। इसी तरह विश्व बैंक करता है। भारत और पाकिस्तान, चीन इत्यादि विकासशील देश इनसे ऋण लेते हैं। ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन, ये श्रमिकों की सुविधा देखने वाला। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, विश्व खाद्य संगठन, ये कोई देश भूखा ना मरे इसकी व्यवस्था देखता है। खैर आपको बस ज़्यादा नहीं इन चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो आइए इस पर तो एक ही क्वेश्चन है कि विश्व धरोहर को देखने वाला कौन सा देश है, विश्व धरोहर की रक्षा करने वाला, तो यूनेस्को। या सांस्कृतिक ऐसे भी पूछ सकता है कि विश्व में शिक्षा अनुसंधान यानी एजुकेशन और साइंटिफिक वैज्ञानिक कल्चरल या सांस्कृतिक संगठन कौन सा है, तो यूनेस्को। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसके क्या उद्देश्य हैं ये बता दिया। विश्व का व्यापार देखने वाला WTO, इसे पहले गैट नाम से भी कहते थे, ये आगे आएगा, इन्हें पढ़ लेना। ये मैंने आपको सब समझा दिया। ये देखो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश का कार्यकाल 9 वर्ष होता है और 15 न्यायाधीश होते हैं। तो इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। 15 न्यायाधीश, कार्यकाल 9 वर्ष। और इस प्रकार सचिवालय यूएनओ का मुख्य अंग है, जिसका नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र संघ का मुखिया महासचिव करता है। मैंने बताया था पहले ही। यूएनओ के सभी अंगों को आवश्यकता और जानकारी सुविधा सचिवालय से ही मिलती है, डायरेक्शन वहीं से मिलती है। यूएनओ के महासचिव सेक्रेटरी जनरल। वर्तमान में 1 नंबर का क्वेश्चन है, वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटरेस। वो किस देश के हैं? पुर्तगाल के हैं। ये दूसरा कार्यकाल है उनका, 5 वर्ष होता है इसका कार्यकाल, ये भी ध्यान रखना। यूएनओ के महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष। अच्छा, आर्थिक सामाजिक परिषद आ गई। और इस तरह से ये एक नंबर क्या। और ये क्वेश्चन है कुछ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? हेग में है। कितने न्यायाधीश हैं? इस प्रकार से इन सवालों को देख लेना। मैंने बस संक्षेप में इस वीडियो को बनाया है। यूएनओ के संस्थापक सदस्य कितने थे? वो 51 जो दिए हैं वो देख लेना। मैंने 51 सदस्य लिख देना। यूएनओ के वर्तमान सदस्य 193। सुरक्षा परिषद में वीटो को सर्वाधिक प्रयोग किसने किया? रूस ने किया। ये मैं बता देता हूँ, क्योंकि रूस अपने मित्र देशों की, आप जानते ही हो, साम्यवादी खेमे का सरदार था वो, और उसे अपने देशों की सुरक्षा के लिए यूरोप के दोनों देश, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका, तीनों वोट एक तरफ हो जाती थी, और चाइना भी उनका साथ दे देता था। तो अपने मित्रों की, भारत के कश्मीर मुद्दे पर भी उसने कई बार वीटो किया। जब पाकिस्तान की तरफ से भारत को अमेरिका के द्वारा वो प्रस्ताव रखा गया और आक्रमणकारी देश घोषित किया जा रहा था भारत को, तब भी उसने वीटो किया। तो इस प्रकार रूस हमारा मित्र रहा, और वीटो पावर हमारे पास तो नहीं थी, पर सुरक्षा परिषद में हमें रूस की मदद से बहुत अच्छा साथ मिला। इस पर आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लियो। और नई चुनौतियां व सुधार की आवश्यकता, इसमें यह है, ये अभी आप इतना जल्दी नहीं पढ़ पाओगे, पर इस पर क्वेश्चन नहीं आएगा अभी इसमें। ऐसा इसमें मेरा अंदाज़ा है कि आपको ये आगे के लिए तैयार करना है। हाँ, एक क्वेश्चन ज़रूर है बहुत अच्छा इसमें। भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होने की योग्यता। देखो, ये इस प्रकार सुरक्षा परिषद के स्थायी व अस्थायी सदस्यों के लिए कुछ मानदंड अर्थात योग्यताएं निर्धारित इस तरह की गई हैं। ये देख लेना।
एक तो ये क्वेश्चन, मतलब ये वाला रेड वाला इस संबंध में, और हम भारत के अंदर वो कौन सी योग्यता देखते हैं भारत इसका स्थायी सदस्य बन सके, वो भी मैंने दे रखा है इसमें। फिर भी बता देता हूँ कि कोई भी देश, विश्व का कोई भी देश यूएनओ का सदस्य होना चाहिए, यूएनओ की घोषणाओं में विश्वास रखने वाला होना चाहिए, वो एक संसार का लोकतंत्र देश होना चाहिए, तथा उस देश का चरित्र जो है शांतिपूर्ण और विश्व शांति को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए। वह एक आर्थिक शक्ति भी होना चाहिए और विश्व में उसका प्रभाव होना चाहिए, विश्व में उसकी मान्यता कुछ होनी चाहिए। ऐसा भी कुछ नहीं है कि वो परमाणु शक्ति संपन्न ही हो, लेकिन विश्व में वह नेतृत्वकारी भूमिका निभाने में सक्षम हो, ऐसा देश तो होना ही चाहिए। इस प्रकार से भारत उन सभी गुणों को धारण किया है। हमारे देश की विश्व में एक अलग पहचान है। हमने हमेशा वसुधैव कुटुंबकम और शांति को बढ़ावा दिया है। तो इन चीज़ों को आप उस क्वेश्चन में डाल सकते हो जिसमें अपने देश को हम किन योग्यता के, कौन सी ऐसी योग्यताएं हैं जिनके आधार पर भारत को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। तो हम उसमें ये सब मेंशन कर देंगे कि भारत विश्व का एक परमाणु शक्ति संपन्न ऐसा देश है जो कभी किसी पर आज तक पहले आक्रमण नहीं किया है। भारत का चरित्र जियो और जीने दो, वसुधैव कुटुंबकम कह रहा है। भारत का प्रमुख नारा है विश्व में शांति और विश्व के झगड़ों को वार्ता के द्वारा सुलझाया जाए। भारत युद्ध को अंतिम विकल्प मानता है। भारत इस प्रकार एक जिम्मेदार देश है। भारत यूएनओ के शांतिपूर्ण अभियानों में तथा हर जगह अपनी सेना भेजता है। भारत विश्व यूएनओ में दृढ़ आस्था और उसके जो चार्टर है उसमें पूर्ण आस्था रखता है, उसके कानूनों का, नियमों का पालन करता है। भारत एक सच्चा लोकतंत्र और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। ये योग्यताएं भारत को विश्व सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का दावेदार बनाती हैं। एक और पॉइंट हम इसमें जोड़ सकते हैं कि भारत की बातों को विश्व में सुना जाता है। भारत एक ऐसा देश है जिसको विश्व के अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं, समस्याएं हैं, उनमें भारत की राय लेना आज अनिवार्य समझा जाता है। तो ऐसे में हम देखते हैं कि भारत को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता मिलनी ही चाहिए। जय हिंद। आज इतना ही बहुत है। ये मैंने संक्षेप में डाला है, फिर विस्तार से बनाऊंगा। अभी आपके परीक्षा चल रही है इसलिए इसको भेज देता हूँ। थैंक यू। संक्षेप में ही सही। जय हिंद। ये ऑनलाइन क्लासेस भी हाँ तो बच्चों